नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो देखते हैं आज हमारे पास द हिंदू में क्या है। देखिए, आज है 22 जनवरी और दिन है बुधवार। न्यूज़ पे चलने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तथास्तु आईसीएस की तरफ से, वो ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है 15 दिसंबर से, जिसका नाम है प्री श्योर। तो जिन लोगों को इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है तो एक बार ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोर्स विजिट कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज उनकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है, जीएस फाउंडेशन का मॉर्निंग बैच जो कि स्टार्ट हुआ है दिसंबर से, पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ाया जा रहा है मनोज सर के द्वारा, जो कि स्टार्ट होगा 28 जनवरी से। तो जिन लोगों का पीएसआईआर ऑप्शनल है वो एक बार इस कोर्स को विजिट कर सकते हैं। यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है पारसारथी, ये स्टार्ट होगा 10 फरवरी से। तो यहाँ आपको बेस्ट मेंटोर मिलेंगे जो आपकी तैयारी को इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ यूपीएससी सफर के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी न्यूज़ को। आज हमारे पास दो न्यूज़ हैं। पहली चीज़ है बजट सेशन, जिसके बारे में हम देखेंगे कि बजट सेशन के प्रकार क्या हैं और अभी क्या बातें चल रही हैं बजट सेशन को लेके, क्योंकि बजट सत्र जो है हमारा वो स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ हम दूसरी न्यूज़ देखेंगे अपनी आयरन डेफिशिएंसी यानी कि एनीमिया के बारे में। तो ये दो हमारे पास न्यूज़ हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये है आपका न्यूज़ इंडेक्स, जिसमें पहली न्यूज़ बता रही है संसद का बजट सत्र जो कि स्टार्ट होगा 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक। वहीं दूसरी है भारत में एनीमिया का पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारी न्यूज़ को संसद का बजट सत्र के माध्यम से। क्योंकि न्यूज़ का संदर्भ क्या बता रहा है कि बजट सत्र जो है कि संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र है। ठीक है, पहली बात तो हमने ये देखी कि जो हमारा बजट सत्र है ये संसद का महत्वपूर्ण सत्र है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें, जिसमें देश के लिए आर्थिक नीतियां और योजनाओं की हम क्या करेंगे, घोषणा करेंगे। ठीक है, इस साल का जो बजट सत्र है 31 जनवरी से लेके 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। साथ ही साथ इसको दो भागों में हमने बांटा है। पहला भाग जो चलेगा 31 जनवरी से 13 फरवरी तक, वहीं दूसरा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। क्लियर है, समझ में आ गई? थोड़ा पेशेंस रखना। हम सत्र कितने तरह के होते हैं हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखेंगे। फिलहाल जो अभी हमारे सामने है एक बार हम उसका प्रेजेंट एस्पेक्ट हम देखते हैं कि क्या बता रहा है। इसका जो मुख्य बिंदु है जिसकी हम बात करें कि सत्र की शुरुआत किसने करी, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से होगी। क्लियर है, मतलब की नहीं है, ऐसा होगा। बजट की शुरुआत 1 फरवरी से की जाएगी। ठीक है, तब बजट भी आने वाला है, जो कि जिन लोगों को इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है मैं उनसे कहूंगी कि आप अच्छे से अपना बजट पढ़िए। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे भी अपना तैयार करके रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, चुनाव आयोग ने क्या किया है, केंद्र सरकार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट में दिल्ली से जुड़ी कोई घोषणा नहीं करने को कहा है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। राइट, वहीं अगर हम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त समिति की रिपोर्ट जो पेश करेगी उसको एनडीए इसे जल्दी से पारित करने के पक्ष में भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं निगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, पर जस्ट मैं आपके लिए एक आर्टिकल के अनुसार ये मैं पॉइंट्स आपको लेके आ गई कि भाई बजट सत्र में अभी इन चीजों पे मुद्दा नहीं उठने वाला है। ठीक है, आगे देखो। वहीं अगर हम समान चुनाव की अगर बात करें तो विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन कुछ सदस्यों ने इसे इतने कम समय में लागू करना मुश्किल बताया। ठीक है, समान चुनाव की अगर हम बात करें तो संयुक्त समिति बनी है, पर लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इतने कम समय में, ठीक है, इसको लागू कर पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। राइट, आगे देखो। अब हम थोड़ा सा बजट सत्र के प्रकार देखते हैं, सॉरी बजट सत्र नहीं, सत्र के प्रकार देखते हैं। पहला है बजट सत्र, कब से कब तक होता है, फरवरी से मई के बीच में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि वार्षिक बजट पेश करना और उस पर चर्चा करना और नई वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों को तय करना, ये पहला इसका उद्देश्य है। वहीं दूसरी तरफ है हमारा मानसून सत्र। ये कब चलता है, जुलाई से अगस्त के बीच। ठीक है, जब जुलाई में मानसून आता है, ठीक है, तो उसी समय पे आता है हमारा मानसून सत्र। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान सरकार की नीतियों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाती है, साथ ही साथ प्रमुख विधेयकों को पारित करना इसका एक उद्देश्य माना जाता है। शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करें तो ये कब आता है, नवंबर से दिसंबर के बीच। उद्देश्य क्या है इसका कि वर्ष के अंत में शेष बचे हुए महत्वपूर्ण विधेयकों और मुद्दों पे हमें चर्चा करनी होती है। साथ ही साथ बजट और मानसून सत्र में जो लंबित विषय रह गए हैं उनको उन पे चर्चा करी जाती है और उनका समाधान निकाला जाता है।
समझ में आ गए। हमने 3 सत्र देखे। पहला देखा हमने बजट सत्र, ठीक है, जो अभी फरवरी से मई के बीच चलेगा। दूसरा है मानसून सत्र जो जुलाई से अगस्त के बीच चलेगा। फिर उसके बाद आया शीतकालीन, जो कि कब चलेगा, जब सर्दियां होती है, नवंबर से दिसंबर, यानी कि अब शीतकालीन खत्म होने वाला है और बजट सत्र हमारे सामने आने वाला है, जहां बजट से संबंधित चीजों के बारे में चर्चा करी जाएगी और कहीं ना कहीं जो हमारा बजट है वो निकाला जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें तो क्या है कि पहला सत्र 1952 में लिया गया था, कि भारत का पहला संसदीय सत्र 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है, और इसमें भारत के लोकतंत्र की नींव रखी थी, ठीक है। पहला जो सत्र हुआ था उसमें, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखो बेसिकली इस न्यूज में कुछ था नहीं, पर लेकिन इसको बताने का पीछे कारण ये है कि देखो भाई अब जो हमारा शीतकालीन सत्र है वो खत्म होने वाला है, बजट सत्र आने वाला है, और उस बजट सत्र के अंदर हम कहीं ना कहीं बजट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, सारी चीजें एनालाइज होंगी, नीतियों के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी तक साल भर में हमने विकास किया, कहाँ हमारे विकास में कमियां आई, कितने अवरोध आए, उन सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं इस पूरे जो बजट सत्र है उसमें देखा जाएगा। तो हमारे लिए ये सत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम पॉलिटी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि बजट जो सत्र होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। तो वो हमने देखा कि 3 प्रकार के होते हैं, कि जो पहला बजट सत्र है, मतलब जो बजट सत्र है वो आता है फरवरी से मई के बीच, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है कि वार्षिक बजट पेश करना, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे उस पर चर्चा करना और नए वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की आर्थिक नीतियां है ना उसके बारे में देखना। फिर उसके बाद हम देखते हैं मानसून सत्र। मानसून जुलाई से अगस्त, यानी कि जब बारिश होती है तो क्या होता है कि वर्षा ऋतु के दौरान सरकार की नीतियां और जनहित के मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। वही हम शीतकालीन सत्र देखते हैं नवंबर से दिसंबर के बीच, तो यानी कि बजट सत्र और जो हमारा मानसून सत्र है वहां पे जो चीजें रह गई हैं, जिन विवादों के बारे में हमने चर्चा नहीं की है, वो लंबित विवादों पर, लंबित विषयों पर हम चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रही हूं आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। हमने देखा कि जो हमारा पहला सत्र है वो 1952 को किया गया था, ठीक है, और कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र की नींव रखी गई थी इसी साल के साथ। क्लियर है? चलो अब हम करते हैं हमारा एक प्री का क्वेश्चन कि निम्नलिखित संसद सत्रों का उनकी विशेषताओं के साथ हमें मिलान करना है, ठीक है। ये हमारे सत्र हैं और ये हमारी सत्र की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो जो पहला बजट सत्र है वो क्या बताता है कि बजट सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित शेष विधायी एजेंट पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। वही जो मानसून सत्र है आमतौर पर ये जुलाई और अगस्त के बीच आयोजित सार्वजनिक शिकायतों और जरूरी मुद्दों पर चर्चा करता है। वही शीतकालीन सत्र है सबसे लंबा सत्र, राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट की प्रस्तुति के साथ शुरू करता है। ये आपको मिलान करना है, आपको बताना है कि जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो 1, 2, 3 में से किसके साथ मिलान कर पाएंगे। आप अपने जो आंसर है उसको कमेंट में डालें, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपने इस वाले आर्टिकल को कितना समझा और आप इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कितने कैपेबल हैं अभी इस तरह से, ठीक है। चलिए अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल पर। तो हमारा अगला आर्टिकल है भारत में एनीमिया का पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। एनीमिया बेसिकली क्या है, थोड़ा सा हम इसका संदर्भ देखते हैं। ये क्या है एनीमिया? ये वह स्थिति होती है जब शरीर में पर्याप्त, जब हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं या हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिससे शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता, तब हमें एनीमिया से संबंधित बीमारी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो एनीमिया हमने देखा कि क्या है। अब देखते हैं कि भारत में एनीमिया का मुख्य कारण केवल लोहे की कमी नहीं, बल्कि आयरन की कमी नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, बल्कि एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उस रिपोर्ट का नाम है यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। इस पूरी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अध्ययन से पता चला है कि विटामिन B12 और वायु प्रदूषण, साथ ही साथ ना और अनजाने कारणों की वजह से एनीमिया के संभावित कारक रूप हमारे सामने उजागर हुए हैं। अभी हम पहले तक ये समझते थे कि हमारे शरीर में आयरन की कमी है, इसलिए हमें हो सकता है एनीमिया हो सकता है, क्लियर है। पर लेकिन इस रिपोर्ट ने हमें ये बताया है कि नहीं भाई, आपके अंदर अगर विटामिन B12 की कमी है, ठीक है, वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ चीजें आपके सामने आ रही हैं और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आप ठीक से खान पीना आपका ऐसा नहीं है जहां से आपको एनीमिया मिल पा रहा हो, ठीक है, सॉरी, जहां से आपको आयरन मिल पा रहा हो। तो ये जो अनजाने कारण होते हैं, अगर ये नहीं हो, ये इनकी वजह से भी आपको एनीमिया के संभावित कारक रूप दिखाई दे सकते हैं, यानी कि अगर ये भी चीजें आपके सामने हैं तो आपको एनीमिया हो सकता है, राइट।
इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में एनीमिया परीक्षण की पद्धति पर भी सवाल उठाया गया है। एक तो हमने देखा कि सिर्फ आयरन की कमी की वजह से नहीं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हमने ये देखा कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एनीमिया परीक्षण की पद्धतियों पर भी सवाल उठाए गए कि भैया एनीमिया के बारे में अगर आप परीक्षण कर रहे हो किसी रोगी की तो किस तरह से कर रहे हो, उस पर भी हमने सवाल उठाए हैं। ठीक है, अब देखो भारत में क्या स्थिति है इसकी, कि भारत में ये एनीमिया कहीं ना कहीं एक आम समस्या है। ठीक है, सरकारी नीतियों की बात करें तो जो आयरन की खुराक और बायोफोर्टिफिकेशन यानी कि खाद्य पदार्थों में आयरन मिलाना, हम इस तरह के खाद्य पदार्थ दें जिसमें आयरन की मात्रा को हम पहले से बढ़ा कर दें, उस पर केंद्रित, ठीक है, कर रही है सरकार, ये कर रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां चल रहा है 2019 से 21 के बीच, अगर हमने जब देखा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार दशकों की नीतियों के बावजूद एनीमिया की समस्या और बढ़ गई है। जब हमने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया तो हमने देखा कि एनीमिया की संख्या पहले से कम नहीं हुई है, बल्कि क्या हो गई है, बढ़ गई है। कौन से ईयर में, 2019 से लेकर 21 के बीच में, राइट। अब आगे देखो कि अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या निकल के आता है, तो इसका पहला निष्कर्ष ये निकल के आता है कि एनीमिया की व्यापकता यानी कि बीन्स ब्लड परीक्षण यानी कि शिराओं में खून लेना, इस अध्ययन से 34.9 आबादी एनीमिया से ग्रस्त हो पाई है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुमानों से कमी है। ठीक है, आगे देखो महिलाओं में एनीमिया, ये सबसे ज्यादा जो समस्या एनीमिया की देखी जाती है उससे कहीं ना कहीं महिला ही ग्रस्त होती हैं। तो क्या पॉइंट बताता है कि 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की दर 41.1% थी, जबकि ये जो सर्वे कराया हमने उसमें कहीं ना कहीं हमें कितनी देखने को मिल रही है, 60.8% बताया गया है, यानी कि पहले से काफी और अधिक। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना, यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया की अगर हम बात करें तो केवल 9% मामलों में एनीमिया का कारण हो सकता है कि आपको आयरन की कमी है, पर लेकिन लगभग 22% मामले अनजाने हैं। ठीक है, तो ये है अपना मुद्दा पूरा कि भाई हम अभी तक सिर्फ यही सोच के आए थे कि अगर आपके शरीर में एनीमिया नहीं है, आपके शरीर में अगर आयरन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि आपको एनीमिया है, पर लेकिन इतने मामले तो सिर्फ 9% है। 22% मामले तो ऐसे हैं जो पता ही नहीं चल पा रहा है कि अनजाने कारण है कि जिनकी वजह से एनीमिया से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है, राइट। परिणाम देखने को क्या मिल रहे हैं हमें, तो नीतियों में विफलता। पहली चीज कि अगर सरकार के द्वारा आयरन फोर्टिफाइड यानी कि हमारे भोजन में आयरन की मात्रा बढ़ा के अगर भोजन दिया जा रहा है तो खाद्य और सप्लीमेंट के बावजूद एनीमिया की दर में कमी क्यों नहीं हुई। अगर सरकार की तरफ से भोजन हमें ऐसा मिल रहा है कि हमें आयरन की मात्रा बढ़ा के मिले तो अभी तक कम क्यों नहीं। पहली चीज तो हम देख रहे हैं नीतियों की विफलता हुई है। वहीं दूसरी तरफ संसाधनों का दुरुपयोग यानी कि आयरन की खुराक पर अत्यधिक ध्यान देने से संसाधन बेकार जा सकते हैं और प्रभाव कम हो सकते हैं। वहीं अगर हम तीसरी चीज देखें, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां यानी कि एनीमिया के विभिन्न कारणों को संबोधित न करने से महिलाओं और किशोरियों में जो स्वास्थ्य असमानताएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं चूंकि हमने देखा महिलाओं में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जो कि महिलाएं हैं आगे गर्भवती होंगी, अगर उनको एनीमिया की परेशानी होगी तो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। तो अच्छा है कि पहले से ही हम महिलाओं को और अच्छे से जो न्यूट्रिशियस फूड है वो दें और साथ ही साथ हम ऐसा कुछ काम करें जिसमें महिलाओं में जो एनीमिया की समस्या है उसको कम से कम किया जा सके, राइट। आगे देखो अन्य उदाहरण देखते हैं। अब देखते हैं कि बाकी के जो देश हैं वो क्या कह रहे हैं इस चीज पे, उनने क्या कदम उठाए। कि अफ्रीका में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जब हुई थी, कहां पे, केन्या में और युगांडा में, कि केन्या और युगांडा जैसे देशों में एनीमिया को कम करने के लिए पोषक तत्वों के फोर्टिफिकेशन पर ध्यान दिया, जो कि अभी हम भी यही कर रहे हैं कि हम हमारे भोजन में आयरन की मात्रा को अधिक से अधिक बढ़ा के दे रहे हैं ताकि एनीमिया की समस्या को कम किया जा सके। थाईलैंड का दृष्टिकोण, थाईलैंड क्या कर रहा है कि जागरूकता अभियान और बेहतर परीक्षण के जरिए एनीमिया की दर में महत्वपूर्ण कमी लाई गई। ठीक है, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे है। ठीक है, कि हमारे यहाँ जागरूकता की कमी हो तो है, साथ ही साथ अभी हमने जिस तरह का परीक्षण देखा तो उस परीक्षण पे भी सवाल उठाए गए कि अगर कोई व्यक्ति एनीमिया का परीक्षण कर रहा है तो वो किस स्तर पे कर रहा है। ठीक है, उस परीक्षण पे सवाल उठाया गया। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को एनीमिया के बारे में जागरूक करें, साथ ही साथ उनके परीक्षण के लिए भी हम उन्नत से उन्नत तकनीक लेके आए ताकि हम उनको एनीमिया के बारे में बता सके। मैं उम्मीद कर रही हूं आपको समझ में आया होगा कि क्या है एनीमिया। ठीक है,
और इसके बारे में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है वो रिपोर्ट क्या बोल रही है अपनी, देखो, है ना, कौन सी रिपोर्ट बोल रही है, यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिक न्यूट्रिशन में प्रकाशित दो तरह की चीजें हुई हैं। पहली चीज तो ये बोला कि भाई सिर्फ आयरन कमी से एनीमिया नहीं हो सकता, वायु प्रदूषण, विटामिन B12, ठीक है, और भी ऐसे अनजाने कारण हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। दूसरी चीज इस रिपोर्ट ने ये बताई कि जो आपका एनीमिया परीक्षण पद्धति है वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, उस पर भी सवाल उठाए, यानी कि हमें हमारी एनीमिया परीक्षण पद्धति को भी सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। अब हमने देखा कि एनीमिया का क्या होता है कि भाई जब शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं, या हीमोग्लोबिन नहीं होता तो वहां हमारे शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता, है ना। इसके बाद क्या होता है कि भारत में हमने देखा कि एनीमिया की समस्या बहुत ज्यादा आम है। जब हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया तो उसमें एनीमिया की जो केसेस थे वो पहले से और ज्यादा बढ़ के हमारे सामने आए, राइट। और क्या हुआ, हमने देखा कि महिलाओं में जो 15 से लेकर 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनमें जो एनीमिया की दर है वो कहीं ना कहीं 60.8% हो गई है, ठीक है। और जिनमें हमने देखा कि एनीमिया के कारण जो आयरन की कमी की वजह से सिर्फ 9% है, वहीं अनजाने कारणों की अगर हम बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 22% हमारे सामने देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम देखें कि आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया हो रहा है उसकी जगह अनजाने कारणों की वजह से अगर एनीमिया हो रहा है तो उसकी परसेंटेज रेट ज्यादा है। क्लियर है, चलो चलते हैं हम हमारे सवाल पे, देखते हैं हमारा सवाल हमें क्या कह रहा है कि भारत में एनीमिया के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे हमें चर्चा करना है, ठीक है। जिसमें से पहला कथन ये बताता है कि भारत में अधिकांश मामलों में एनीमिया एकमात्र आयरन की कमी है, क्या ये कथन सही है। वहीं वायु प्रदूषण और अस्वास्थ्यकर रहने की स्थिति जैसे पर्यावरणीय कारक भी एनीमिया में योगदान करते हैं, क्या ये कथन सही है। विटामिन B12 और फोलेट की कमी एनीमिया के कुछ और आयरन कारणों में से एक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। मैं उम्मीद कर रही हूं आप इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, ठीक है। ये किसी का गलत नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल अच्छे से समझाया है और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर किसी ने ये ढंग से लेक्चर सुना होगा तो वो इसे आराम से कर सकता है। तो चलिए आपने जवाब को कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, और देखते हैं किस किस का आंसर ये सही हो सकता है। चलिए जस्ट अ सेकेंड। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको आज की क्लासेस अच्छी लगी होंगी। सो थैंक यू सो मच।